अच्छा, एमडी कैट इंग्लिश के अंदर 2025 में हमारे पास एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2.4 इलस्ट्रेट द यूजेस ऑफ टेंसेस। तो एमडी कैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो टॉपिक नंबर ये 2.4 है, जो ख़ास तौर पे हम इसको एमडी कैट के लिए कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा देखो ये टेंसेस के टॉपिक हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये दुनिया में 9 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन पीएचडी लेवल तक, जाहिर सी बात इंग्लिश जब भी आप पढ़ते हैं तो टेंसेस के बिना ना कोई पेपर कर सकते हैं, ना कोई टेस्ट कर सकते हैं ज़िंदगी में कभी, ग्रामर अगर आ गया तो टेंसेस एक ऐसी चीज़ है जो आनी चाहिए। अगर टेंसेस आपको नहीं आते हैं अगर आप, तो फिर जाहिर सी बात है आप किसी भी किस्म के टेस्ट को आप नहीं कर सकते। 100% फेल करके आएंगे आप टेस्ट को, इंग्लिश के सारे टेस्ट फेल करके आएंगे अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो। और अक्सर बच्चे होते हैं जिनको टेंस बचपन से उन्होंने सीखा ही नहीं होता और उनको आइडिया ही नहीं होता टेंस के हवाले से। तो इस हवाले से भी उनके लिए काफ़ी एक बेनिफिशियल लेक्चर हो सकता है कि उनको टेंस इस लेवल पर आके टेंस सिखाया जा रहा है, वरना इस लेवल पर जाहिर से पहले टेंस सिखाया नहीं जाता है। तो जो बड़े बच्चे हो जाते हैं इंटर के बाद कौन टेंस सीखता है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कुछ बच्चों के बेसिक्स वीक होते हैं और फिर उनको इससे मदद मिलती है। तो एमडी कैट में तो आता है ये, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं, जितने भी टेस्ट आप देते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि टेंस तो होता ही है कहीं ना कहीं। बिना टेंस के तो इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखा जा ही नहीं सकता। तो टेंस तो होना ही होना है, भले आप एक छोटा सा सेंटेंस भी इंग्लिश में बोल रहे हैं तो बिना टेंस के नहीं बोल सकते आप। तो टेंस तो डेली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह पर यूज़ होगी जब आप इंग्लिश में कुछ बोलेंगे। उर्दू के भी टेंस होते हैं अलग, तो लेकिन हम जाहिर सी बात है उर्दू ग्रामर नहीं डिस्कस कर रहे। तो टेंस जो है, टेंस की जब हम बात करते हैं, टेंसेस की बात करते हैं, जिसको हम वर्ब टेंसेस भी कहते हैं। तो टेंसेस का जो वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से निकला है, लातिनी ज़बान का वर्ड टेम्पस, और टेम्पस के मतलब होता है टाइम या वक्त, ठीक है। तो टेंस का वर्ड जो आया है वो टेम्पस से आया है। टेम्पस मतलब होता है टाइम या हम कह सकते हैं वक्त। तो टेंस क्या करता है, टेंसेस प्रोवाइड आइडिया अबाउट टाइम ऑफ एक्शन। ये टेंस आपको बताता है टाइम ऑफ एक्शन के बारे में कि जो काम हुआ है या जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो किस वक्त हुआ है, किस टाइम पर हुआ है, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ। इसके बारे में टेंस जो है वो हमें एक आइडिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक नंबर 2.4 डिस्कस कर रहे हैं, इलस्ट्रेट यूजेस ऑफ टेंसेस। क्योंकि एमडी कैट में तो पूरा सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो बाकी अब आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहे दाऊद का टेस्ट दें, केयू का टेस्ट दें, एनईटी का टेस्ट दें, एसएमआईयू का टेस्ट दें, आईबीए का टेस्ट दें, फास्ट का टेस्ट दें, बिना टेंस के इंग्लिश तो क्लियर होगा नहीं। टेंस तो वो चीज़ होती है जो प्री रिक्विजिट एक रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद टीचर आपको पढ़ाएंगे एम कैट या ई कैट, उसके पहले कोई नहीं टीचर पढ़ा सकते हैं आपको अगर टेंस ही नहीं आता तो। ऐसी बात है ना भाई। तो टेंस एक प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है तमाम तरह के इंग्लिश के सब्जेक्ट टॉपिक्स के लिए। अब चाहे स्पॉटिंग एरर हो, चाहे सेंटेंस कंप्लीशन हो, बिना टेंस के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा जुमले में बात क्या हो रही है, और छोटे छोटे मिस्टेक आप उसको गेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब ये उनके लिए जाहिर सी बात है जो कि जिनके बेसिक्स वीक हैं, उनके हवाले से बता रहा हूँ। टेंस हमारे पास टोटल जो है वो बेसिक टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप हैं बेसिक हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हाल, माजी और मुस्तकबिल, ठीक है। प्रेजेंट जो इस वक्त है, पास्ट जो माजी में कभी हुआ, फ्यूचर जो मुस्तकबिल में कभी होगा, ठीक है। और हर टेंस के फिर फर्दर 4 सब टाइप्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अभी ये बोर्ड पर पीछे आपको सारे 12 के 12 टेंस आपको कंप्लीट डिटेल में मौजूद हैं। जो इतनी डिटेल में मैंने लिख दिया कि उसके अलावा कभी उसकी नीड नहीं है। मतलब ये सबसे, ये मैंने इसको समराइज़ करके लिख दिया कि जितना टेंस एक स्टूडेंट को आना चाहिए वो इतना ही है भाई। इस बोर्ड में जितना कुछ लिखा, अगर ये सब आपको आता है तो आप टेंस के मास्टर हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक बोर्ड में मैं एक टेंस पढ़ा रहा हूँ कि बेटा कल फिर एक दूसरा टेंस पढ़ेंगे तो 12 दिन में 12 टेंस पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। एक ही दिन में मैं कहता हूँ सारे टेंस पढ़ना चाहिए इंसान को। क्योंकि आप जब एक दिन के बाद दूसरे दिन पढ़ोगे तो पहला भूल जाओगे, फिर तीसरा पढ़ोगे तो पहला दूसरा भूल जाओगे। ऐसा ही होता है अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इस हवाले से मैं 12 के 12 टेंस आपको एक साथ बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर किस तरह से मैंने अरेंज किया हुआ है कि ये सारे जो एक रॉ कंप्लीट मैंने प्रेजेंट का बनाया, एक रॉ मैंने कंप्लीट पास्ट का बनाया, एक रॉ मैंने कंप्लीट जो है फ्यूचर का बनाया। तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, टोटल 12 टेंस 12 बॉक्सेस के अंदर हमारे पास आ चुके हैं इस वक्त बोर्ड पर। अगली बात, नॉर्मली हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं स्कूलों में, हम किस तरह से स्टडी करते हैं कि पहले प्रेजेंट के 4 पढ़ लेते हैं, फिर पास्ट के 4, फिर फ्यूचर के 4। 9-10 में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। लेकिन इससे बेहतर तरीका पढ़ने का ये है कि पहले सारे आप इंडेफिनिट पढ़ लें, फिर सारे कंटिन्यूअस पढ़ लें, फिर सारे परफेक्ट पढ़ लें, फिर सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लें। तो इस लेक्चर को रॉ वाइज पढ़ने से बेहतर होगा कि आप इसको कॉलम वाइज पढ़ें।
क्योंकि इंडेफिनिट सारे एक जैसे होते हैं, कंटिन्यूस सारे एक जैसे होते हैं, परफेक्ट सारे एक जैसे होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस सारे एक जैसे होते हैं। इससे क्या होता है, सेंस क्लियर होगा। सेंस क्लियर करने के लिए है, और रट्टा लगाना है तो फिर प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, लेकिन रट्टा लगा के आपको पता काम बनेगा नहीं एंटी टेस्ट के अंदर, हम जब तक समझें नहीं चीज़ों को। तो प्रेजेंट के सबसे पहले हम सिंपल टेंसेस की बात करते हैं। ये तीनों हमारे पास सिंपल टेंस है जिनको हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस एक ही बात है। सिंपल टेंस जितने भी होते हैं ना बेटा, वो 3 चीज़ें आपको बताते हैं, 3 बातें बताते हैं। हर सिंपल टेंस आपको 3 बात बताएगा। एक वो आपको बताएगा स्टेट मतलब हालत, एक बताएगा पोजेशन मतलब मलकियत, और एक बताएगा एक्शन मतलब काम। हर सिंपल टेंस 3 चीज़ आपको बताता है, 2 नॉन एक्शन और 1 एक्शन। स्टेट नॉन एक्शन है, पोजेशन नॉन एक्शन है और एक्शन तो एक्शन है। बाकी तमाम टेंस किसी ना किसी काम को शो करते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जो सिंपल टेंस है ना, वो किसी काम को भी शो कर सकता है और ऐसा सेंस भी दे सकता है जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म ही ना हो रहा हो, जैसे कि स्टेट और पोजेशन, हालत और मलकियत। स्टेट मतलब होता है हालत और पोजेशन के मतलब होता है मलकियत, ठीक है। जैसा अगर मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, तो ये एक हालत है, ये कोई काम नहीं है। मेरा उस्ताद होना मेरी हालत है, आई एम अ टीचर। और अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव अ ग्रीन मार्कर, आई हैव अ ग्रीन मार्कर, मेरे पास एक हरा मार्कर है, ये भी कोई एक्शन नहीं है, ये एक पोजेशन है, मलकियत है। अगर मैं कहता हूँ कि आई टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स, कि मैं तालिब इल्मों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अब ये हमारे पास एक्शन, ठीक है। तो ये तीनों ही प्रेजेंट के जुमले हैं। अजीब सी बात है लेकिन तीनों प्रेजेंट के, तीनों प्रेजेंट सिंपल है। आई एम अ टीचर, आई हैव अ मार्कर एंड आई टीच स्टूडेंट्स, ये तीनों प्रेजेंट, वो तीनों सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इज़ एम आर तो कंटिन्यूस में आता है, जिनकी टेंस बहुत वीक होती है, कहते हैं सर हैज़ हैव तो परफेक्ट में आता है, आपने हैव यहाँ सिंपल में लगा दिया, प्रेजेंट सिंपल में, तो वो बिना वर्ब के, बिना मेन वर्ब के आ रहा है, तो इसमें स्टेट वर्ब और पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। देखो, जो स्टेट, पोजीशन और एक्शन तीनों को शो कर सकता है। इसी तरह से पास्ट सिंपल टेंस भी स्टेट, पोजीशन, एक्शन तीनों को शो कर सकता है। आई वॉज ए स्टूडेंट, आई हैड अ कार एंड आई एट पिज्ज़ा। फ्यूचर सिंपल टेंस भी तीनों को शो कर सकता है। आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल हैव अ न्यू बाइक एंड आई विल बी टीचिंग दैम, ये भी तीनों को शो कर सकता है, ठीक है। स्टेट, पोजीशन, एक्शन। तो याद रखने की बात, सबसे पहली बात मैंने बताई सिंपल टेंस के बारे में कि ये 3 चीज़ें आपको बताएगा, स्टेट, पोजीशन, एक्शन। हालत मतलब उर्दू में बोले तो हालत, मलकियत और काम, ठीक है। अब सबके अलग अलग फार्मूले हैं। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या, अच्छा एस और ओ, एस सब्जेक्ट होता है, ओ ऑब्जेक्ट होता है, ये कांस्टेंट है, सब में कांस्टेंट होगा 12 के 12 टेंस में। फ़र्क सिर्फ किस में आता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आता है। 2 टेंस ऐसे हैं इन 12 में से जिसके अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है। वो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है और पास्ट सिंपल है। इसके ए मतलब अफर्मेटिव, इसके अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह मेरे पास कम है, ठीक है। तो V1 V2 हेल्पिंग वर्ब देख सकते, लेकिन फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब लगता है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस होती है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और वाहिद पास्ट सिंपल टेंस ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके अलावा पूरे 12 टेंस में आप देख लो, बोर्ड पे लिखे हैं, कहीं पर भी V2 इस्तेमाल नहीं हुआ। वर्ब की सेकंड फॉर्म वाहिद पास्ट सिंपल में होती है, और फ्यूचर सिंपल में भी प्रेजेंट सिंपल की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें विल आ जाता है। तो सब में कहीं ना कहीं माइन्यूट सा डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें जब नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाते हुए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा, डू या डज, उसके बाद साथ नॉट। डू नॉट या डज नॉट इसमें से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। और कुछ बातें याद रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट सिंपल में कभी कभार एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ये हमेशा नहीं किया जाता है। जैसे हम कहते हैं आई गो टू स्कूल, लेकिन हम कहते हैं ही गोज़ टू स्कूल, तो ही के साथ ई एस लगा रहे हैं। तो अब एस या ई एस का इजाफा क्यों करते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारे क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो एस या ई एस लगाएंगे। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, इट गोज़ टू स्कूल, अली गोज़ टू स्कूल, टीचर गोज़ टू स्कूल, स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल, इस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर प्लूरल आ जाएगा तो गो, यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, टीचर्स गो टू स्कूल, अली एंड उस्मान गो टू स्कूल, शाइस्ता एंड सारा गो टू स्कूल, ऐसे।
सिंपल, ये तो यार बच्चों को भी पता है, कोई मसले बात नहीं। तो SEIS का इजाफा उस वक्त सिर्फ करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा ही शीट या सिंगुलर नेम होता है। अच्छा, डू कब लगाते हैं? जिनके साथ SEIS नहीं लगता, आई यू वी दे प्लूरल नेम के साथ डू और ही शीट सिंगुलर नेम के साथ डस। ठीक है। यूज़ क्या इसका है? जैसे मैंने बता दिया, प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट एक्शन। जब इस प्रेजेंट स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो क्या होगा बेटा, इज एम आर इस्तेमाल करेंगे इसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इस फर्स्ट फॉर्म में हम लोग इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, ये प्रेजेंट की स्टेट है। यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। यहाँ पर ये एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस एम में और इस एम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सॉरी, ए एम एम ये भी है, ए एम एम ये भी, आप कैसे बोल सकते हैं फ़र्क है? अल्लाह के बंदे, यूजेज का फ़र्क है। ये स्टेट बता रहा है, ये एक्शन बता रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अलग टेंस होता है। ठीक है, बस इसमें देखो मेन वर्ब है ही नहीं। आप बोलो, बच्चे कहते हैं सर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब ढूंढो जरा इसमें, तो जो एक्शन वाला वर्ब होता है फिर कहाँ है? तो वर्ब ही नहीं है इसका मतलब, इस जुमले में वर्ब ही नहीं है। कभी भी कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता, मेन वर्ब के। तो यहाँ यही मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। इसी तरह से अब पोजेशन देखो, आई हैव अ कार, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मेरे पास एक गाड़ी है, ये प्रेजेंट की पोजीशन, ये प्रेजेंट की स्टेट, ये प्रेजेंट की पोजीशन। अब थर्ड वाला देखो, प्रेजेंट का एक्शन है। अच्छा, ये जो एक्शन शो करता है वो कैसा शो करता है? डेली रूटीन। ये हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड एक्शन, एक ऐसा काम जो बार बार होता है, जो डेली बेसिस पर होता है। ठीक है, जैसे ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, तो ये काम बार बार होता है। ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? एक्शन हो गया। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस किस तरह के काम को शो करता है? एक ऐसा काम जो बार बार होता है। लेकिन सिर्फ काम को शो नहीं करता ये, जैसे हर बच्चा कहता है कि सर रिपीटेड एक्शन नहीं, ये स्टेट और पोजीशन को भी शो कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो हमारे यहाँ नॉर्मली ये समझा जाता है कि ये तो कोई टेंस ही नहीं है सर, ये तो कोई टेंस ही नहीं है सर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत लॉजिक लगाते हैं आप। क्या कौन कहता है कि ये कोई टेंस नहीं है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये बिना टेंस का जुमला होता ही नहीं है कोई। सही है? बच्चे कहते हैं सर इसमें वर्ब नहीं आ रहा ना, इसलिए टेंस नहीं है ये। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे सिंपल टेंसेज है। ठीक है, ये वर्ब ही आ रहे हैं। एम और हैव जो है ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है बेटा? जब हम इसके वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप देख लें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई एट फूड, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि आई डिड नॉट ईट फूड, मतलब एट को ईट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में चेंज करते हैं पास्ट सिंपल में। यूज़ क्या है बेटा? वही तीन यूज़ जो प्रेजेंट सिंपल में था। पास्ट की स्टेट, पास्ट की पोजीशन, पास्ट के एक्शन। अब पास्ट की स्टेट माजी में किसी चीज़ की क्या हालत थी, जैसे आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म था, मैं एक स्टूडेंट था, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, स्टेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्टेट वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। स्टेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज़, एम, आर। स्टेट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है हैज़ या हैव, और स्टेट वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? सेकंड फॉर्म स्टेट वर्ब की होती है वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म स्टेट वर्ब की क्या होती है? बीन होती है। तो यहाँ पर जो वॉज लगा ये स्टेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसको बी वर्ब भी कहा जाता है। तो आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म था। अब देखो पोजीशन, आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी, ये पास्ट की पोजीशन है। अब ये देखो पास्ट के एक्शन, माजी में कोई काम जो हुआ एक बार। ही प्लेड क्रिकेट ऑन संडे, उसने इतवार के दिन क्रिकेट खेला। अब ये जो प्लेड आया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका नेगेटिव बनाना हो तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर नेगेटिव बनाना हो आई हैड अ कार, उसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो सिंपल ये बना सकते हैं आई हैडंट अ कार, आई हैड नॉट अ कार। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि आई डिडंट हैव अ कार, तो ये भी इसका नेगेटिव है। तो दो तरह से नेगेटिव बन सकता है कि कैट लिखा हुआ है, सॉरी, तो एक ही बात है, कैट कार कुछ भी हो। समझ में आ गई बात? पास्ट सिंपल टेंस क्लियर हो गया सबको? इसके बाद देखो मैं मिटाऊंगा नहीं, कोई भी मसला हो आप एंड तक आप मुझसे पूछ सकते हैं। 12 के 12 टेंस क्लास के एंड तक ऐसे ही रहेंगे बोर्ड पे छपे हुए, ताकि आपको बीच में कन्फ्यूजन हो तो आप घर जाके परेशान नहीं हो, यहीं पर आप मुझसे पूछ लें। फ्यूचर सिंपल टेंस इसके बाद है, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। विल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो विल को एपोस्ट्रॉफी डबल एल करके भी लिखा जा सकता है। अब ये उन बच्चों के लिए जो शिकवा करते हैं कि सर आप बेसिक से नहीं पढ़ाते, आप एनी डे में ठक 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 पूरा पढ़ा देते हैं,
स्पॉटिंग एरर, जैसे हम तो बड़े आलिम फाजिल हैं, तो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको टेंस आता ही नहीं है बिल्कुल भी, जिन्होंने 1 2 3 में पढ़ा ही नहीं ज़िंदगी में स्कूल में, उनके लिए बता रहा हूँ कि यार कम से कम वो भी शिकवा ना करें मुझसे कि सर आप वीडियो डालते हैं धड़ाधड़ बिल्कुल स्पॉटिंग एरर सॉल्व कर देते जैसे हम तो शेक्सपियर हैं। तो भाई उनके लिए जो मुझे शेक्सपियर समझ रहे हैं। बेसिक भी मैं पढ़ाता हूँ, पूरा इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ बेसिक में डाली हुई है, ABCD से पढ़ाया हुआ है मैंने। अगर आप देखो 1500 लेक्चर ऐसे नहीं डाले यूट्यूब पे मैंने, तो उसमें ABCD से शुरू किया हुआ नर्सरी के बच्चों के लिए, और उसके ग्रेजुएशन तक और CSS तक पढ़ाया हुआ मैंने। तो मैं तो हर तरह से लेक्चर डाला हूँ, बच्चे की मर्जी, तुमको जितना आता है। अब जिसको इंग्लिश आती है अच्छी ठीक ठाक, मैं उसको क्यों बोलो जाके मेरे बेसिक इंग्लिश सीरीज़ देखो। उसके मैं बोलता हूँ चुपचाप से NED के पास पेपर देखो, गिनती के 7 से 8 या 10 लेक्चर देखो और पूरे 25 में से 25 बनाओ। नहीं आती इंग्लिश तो तुम्हारा वो देख के 10 नंबर भी नहीं आएगा। फिर तुम क्या करो, अगले साल टेस्ट दो, पहले पूरा साल बैठ के इंग्लिश अच्छी करो अपनी, फिर अगले साल NED के टेस्ट से 1 महीने पहले पास पेपर देकर टेस्ट दो। फिर कोई शॉर्टकट या जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है, या मैं बोलो नहीं सर 1 दिन में करा दो, मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ जो मैं ये कर दूंगा। इतने सारे बच्चे जो व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मेरे 25 और 25 है, 24 23, अब वो कैसे हैं, उनकी बेसिक बहुत अच्छी है, वो इंग्लिश भी ऐसे लिख रहे हैं, मुझे पता है कि इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, वो मैसेज ही ऐसा लिख कर टाइप करके दे रहे हैं कि मुझे पता है इनका तो 25 में 25 आना ही था। और जिसकी इंग्लिश आड़े तिरछी हो रही है ना, वो लिख रहा है सर मेरे 10 ही आए सिर्फ, सर सॉरी आई वॉज द स्कोर एंड ओनली 10। तो मैं समझ में आ गया इसका 10 क्यों आया है। सिंपल बात है ना यार, बेसिक्स ही अच्छी नहीं है तो आप कैसे लाओगे नंबर यार। जादू की छड़ी थोड़ी ना मेरे NED के पास पेपर में कि आ जाएगा। याद भी कैसे रखो, एक सवाल थोड़ी ना है, 800 से ऊपर सवाल है ओवरऑल, अगर स्पॉटिंग एरर ये सब मिला लो तो अब कैसे याद रखोगे। 10 सवाल हो तो रट्टा मार लोगे, 20 रट्टा मार लोगे, और कितना रट्टा मारोगे, पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे वो 10 याद करके जा, वो बच्चे 25 ही याद करके जा रहे हैं इस गुमान में कि मेरे यही 25 आ जाएगा। तो कोई मिठाई थोड़ी ना बट रही है यहाँ पे कि वो 25 आपको दे देगा उठा के। वो रैंडम क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, कुछ भी आ सकता है। सही बात है ना। अब ये समझना है स्टूडेंट्स को, अब ये समझ ही नहीं पा रहे। अब मेरे पास अब बच्चे कह रहे सर आप और लेक्चर बनाएं, और मैं कितने 1500 लेक्चर तो डाला वो, मैं कितने लेक्चर बनाऊँ, आप देख पाओगे 1 महीने के अंदर इतने लेक्चर, पॉसिबल ही नहीं है। जितना मैंने डाला वो 2 साल में भी नहीं देख सकते तुम। तो मैं तो 6 साल से वीडियोस बना रहा हूँ ना, आप कैसे उसको 1 महीने में देख लोगे वो 6 साल की बनाई हुई वीडियोज़ को, मेरी पॉसिबल ही नहीं है। तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए इंसान को, सही है जो मैं बता रहा हूँ। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है भाई, कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, विल को शॉर्ट फॉर्म में एपोस्ट्रोफी डबल एल से भी हम लोग लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन बाय लाइक दिस। अब यूज़ किया इसका सिम देखो, फ्यूचर स्टेट, फ्यूचर पोजीशन, फ्यूचर एक्शन, तीनों तरह से। फ्यूचर स्टेट से मुराद क्या, मुस्तकबिल में किसी चीज़ की क्या हालत होगी, है ना। इसराइल विल बी अ पार्ट ऑफ पैलेस्टीन, इसराइल जो है फ़लस्तीन का हिस्सा होगा, तो ये एक फ्यूचर की स्टेट है, ठीक है। तो इसराइल विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो इसराइल दुनिया का वजूद इसराइल में होगा ही नहीं। तो ये मुस्तकबिल की हालत है जो आज नहीं तो कल होनी है इस्लामिक प्रोफेसी के लिहाज से। तो एक चीज़ अभी नहीं है, मुस्तकबिल में होगी। अब कितने साल बाद हम जिंदा रहे नहीं रहे हमें नहीं पता, लेकिन होगा। इसके बाद तो जैसे आई यू विल बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर होगे, मुस्तकबिल की एक वो भी बात की जा रही है। यहाँ पर जो विल भी आया ना पूरा, ये हमारे पास समझो फर्स्ट फॉर्म आ रही है हमारे पास विल के, सॉरी विल आया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और बी जो यहाँ पर आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है स्टेट वर्ब की। इस एमआर को शॉर्ट फॉर्म में बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर इसको नेगेटिव बनाना तो यू विल नॉट बी अ डॉक्टर। अच्छा, पोजीशन आ जा, पोजीशन में क्या आएगा, विल हैव। मेरे पास एक नया स्मार्टफोन होगा, आई विल हैव अ न्यू स्मार्टफोन। अब यहाँ पर हैव जो आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। अब एक्शन और मुस्तकबिल में जो काम होगा, आई विल परफॉर्म उम्रा नेक्स्ट ईयर, अगले साल या मैं उम्रा करूँगा, एक ऐसा एक्शन जो मुस्तकबिल में होगा। तो ये सिंपल टेंस कहलाते हैं बेटा, ये सबसे आसान होते हैं, इसको सिंपल या सादा कहा जाता है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल क्या बताएगा, प्रेजेंट की स्टेट, प्रेजेंट की पोजीशन, प्रेजेंट का एक्शन। आई एम अ टीचर, आई हैव अ कार एंड आई टीच यू। पास्ट सिंपल टेंस क्या बताएगा, पास्ट की स्टेट, पास्ट की पोजीशन, पास्ट का एक्शन। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई हैड अ कार एंड आई एट फूड या आई एट डिनर लास्ट नाइट। मुस्तकबिल में माजी में काम कभी हुआ। फ्यूचर क्या बताएगा, फ्यूचर स्टेट, फ्यूचर पोजीशन, फ्यूचर एक्शन। जैसे यू विल बी एन इंजीनियर, ठीक है, यू विल हैव अ न्यू बाइक, या फिर यू विल गिव राउंड 2 ऑफ NED, मुस्तकबिल में जो काम होगा कभी, ठीक है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सब को। मसलन यही चीज़ होती है, यही पढ़ा था बचपन से आज तक, यही चीज़ बताइए। इसके बाद आते हैं अब कंटिन्यूस सेंसेस की तरफ। ये एक कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है बेटा, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, एक ऐसा काम जो जारी है, जो कंटिन्यू है, जो हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा काम जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा काम जो पास्ट में कंटिन्यू था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा काम जो फ्यूचर में मुस्तकबिल में हो रहा होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एप्टीट्यूड के अंदर ताए तीए ते हैं ये सब की ज़रूरत नहीं होती है, एप्टीट्यूड में फ़ायदे नहीं उस चीज़ का। हाँ मैं सिखाता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं ऐसे नहीं सिखाता हूँ, 9-10 के बच्चों को मैं ऐसे सिखाता हूँ जिनको ट्रांसलेशन करना होता है कि मैं स्कूल जाता हूँ तो ता हूँ आ गया तो आई गो टू स्कूल, मैं खाना खा रहा हूँ तो 9-10 को। लेकिन एप्टीट्यूड में आपको पता है ट्रांसलेशन नहीं आती है कि उर्दू को इंग्लिश बनाओ, आते ही नहीं, और अजीब सा लेम भी लगेगा अगर आएगा तो ये। तो इसलिए इंग्लिश में ही टेंस को पढ़ना ज़रूरी है, इसमें उर्दू में इसलिए मैंने पूरे कंप्लीट कुछ भी नहीं लिखा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का। ठीक है, एप्टीट्यूड के अंदर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब अच्छा कंटिन्यूअस टेंस की बेटा निशानी क्या होती है? कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं, और इसको वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। 4 नाम है इसके। कुछ बच्चे फोर्थ फॉर्म कहते हैं, कुछ आईएनजी फॉर्म कहते हैं, कुछ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये सारी एक ही बात है, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं वर्ब में V4 लिखता हूँ, चूँकि सबसे जल्दी लिखा जाता है। V4 मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो V4 जब मैं लिखूँ तो उसका मतलब समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लेइंग, डांसिंग, टीचिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, ये सब हो गया। ठीक है, V4 का मतलब ये होता है जब मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, और मैं 100 के 100 लेक्चर मैंने बनाए V4 ही लिखता हूँ मैं वहाँ पर। तो मेरी तरीका है मेरा शॉर्टकट लिखना है, और बच्चे जो मेरे लेक्चर देखते हैं या मुझे क्लास में बैठते हैं उनको पता है सर ये लिखते हैं, उसका क्या मकसद इसका है। मैं हमेशा शॉर्ट यूज़ करता हूँ, एज सब्जेक्ट हमेशा यूज़ करता हूँ, वो ऑब्जेक्ट पूरा नहीं लिखता मैं, वरना इतने सी जगह में मैं कैसे लिखूँगा हर कुछ। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में डाले हैं, लेकिन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म होती है। आईएनजी फॉर्म कांस्टेंट है कंटिन्यूअस टेंस में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब में अलग अलग होता है। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर्ब, और फ्यूचर में विल बी। ठीक है, बस रिवाइज करते रहो। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताते हैं? 3 कामों को बताता है, 3 तरह के एक्शन को शो करता है। अच्छा, पहले मैं सिर्फ फर्स्ट एक्शन पढ़ूंगा। एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, एक ऐसा काम जो उस वक्त अभी हो रहा है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश एट द मोमेंट, मैं इस वक्त अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, एक ऐसा काम जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या बताएगा? एक ऐसा काम जो माजी में हो रहा था। जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा था, माजी में काम एक्शन कंटिन्यू था। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, जैसे कि ही विल बी अटेंडिंग द क्लास टुमारो, कोई वो कल क्लास को अटेंड कर रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा इज एम आर कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा? आई कहाँ इस्तेमाल, सॉरी एम कहाँ इस्तेमाल होता है, आर कहाँ इस्तेमाल होता है, इस कहाँ इस्तेमाल होता है, ये तो आपको पता भी है, मैंने लिख भी दिया है। अगर किसी की बेसिक बहुत ही वीक है तो वो देख ले कि इज एम आर कहाँ यूज़ होता है, और तो बस बाकी वॉज कहाँ यूज़ होता है, वर कहाँ यूज़ होता है, तो ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ वॉज और यहाँ वर। ठीक है, अब जो आखिरी बात कर रहा हूँ मैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फर्दर और भी यूजेजेस होते हैं बेटा, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी 2 यूजेजेस मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा इस्तेमाल क्या है? टेम्पोररी एक्शन को बात करता है ये। टेम्पोररी एक्शन का क्या मतलब होता है? टेम्पोररी एक्शन से मुराद के काम ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त हो रहा हो। इस तरह के जुमलों में नाउ अ डेज लगता है, या फिर इस तरह के सेंटेंस में हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? दीज डेज, ये लगा रहे होते हैं। नाउ अ डेज या दीज डेज। नाउ अ डेज मतलब आजकल, दीज डेज मतलब इन दिनों, मतलब वही आजकल। अब ज़रूरी नहीं है काम इस वक्त हो रहा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्पोररी एक्शन को भी शो करता है। जैसे कि आई एम वॉचिंग अ ड्रामा नाउ अ डेज, आजकल मैं ड्रामा देख रहा हूँ, या आजकल मैं ड्रामा देख रही हूँ। लेकिन हो सकता है कि आप पूरे शाम की या रात के टाइम में, शाम के टाइम में कोई ड्रामा वॉच कर रहे हो, लेकिन अभी तो नहीं देख रहे हैं ना, लेकिन ये जुमला तो सही है। आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच नाउ अ डेज, आई एम वॉचिंग वर्ल्ड कप नाउ अ डेज, आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज। क्या पता आप उस वक्त ना लिख रहे हो, उस वक्त को काम नहीं हो रहा हो, लेकिन दिन भर में कभी ना कभी हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड टेम्पोररी एक्शन। तो वो भी प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस में बन सकता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। लोग बोलते हैं ना कि होना ज़रूरी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ तो नहीं हो रहा काम, दूसरा जुमला पढ़ लो, काम नहीं हो रहा है इस वक्त, लेकिन कंटिन्यूअस है और बिल्कुल सही जुमला। और बोलते हैं लोग ये जुमले, उर्दू में तो बोलते हैं यार आजकल मैं ये कर रहा हूँ, आजकल मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ। रास्ते में जा रहे हैं भाई, जॉब करेंगे, तो दोस्त बोलते हैं यार क्या कर रहे हो आजकल? यार आजकल फ़लाँ कंपनी में जॉब कर रहा हूँ।
अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यार आई एम डूइंग जॉब इन दैट कंपनी नाउ डेज। तो वही थोड़ी ना कर, अभी तो तुम रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में मिला तुम्हारा दोस्त तुमको, लेकिन तुम कॉन्सेप्ट कौन सा ला रहे हो, मिडिल ऑफ एक्शन का, रहा हूँ, कंटिन्यूस। बात समझ में आ रही है? ये उर्दू में भी बोलते हैं और पता नहीं लगता, सोचो तो पता लगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर को भी शो करता है, ये फ्यूचर को भी शो करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर को कैसे शो करता है? अरेंज फ्यूचर। देखो फ्यूचर को दो तरह से शो किया जाता है। अब ज़रा समझो, जैसे जैसे टेंस बढ़ेंगे मैं टेंस को कंपेयर करना शुरू कर दूंगा और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चले जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता करके। सर फ्यूचर तो ये शो कर रहा था, ये रहा फ्यूचर एक्शन, तो ज़रूरत क्या थी दुनिया में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बनाने की? दो तरह के फ्यूचर हैं, अरेंज्ड और अनअरेंज्ड। एक ऐसा फ्यूचर होता है बेटा जो जैसे आपकी डिज़ायर, आपकी विश होती है, आपकी ख्वाहिश होती है, और जो विश आपकी होती है, जो डिज़ायर आपकी ख्वाहिश है, वो शो करता है कौन? फ्यूचर सिंपल टेंस। जैसे आई विल परफॉर्म उम्रा, आई विल परफॉर्म हज। यार मैं, आपकी ख्वाहिश है यार, आप देख रहे हैं ईद उल अज़हा से पहले आप टीवी देख रहे हैं, उसमें अल जज़ीरा चैनल या कोई अल मुबाशिर, कोई भी चैनल जो आता है जिससे लाइव टेलीकास्ट करते हैं हज का खुतबा और हज का मंज़र और जबल रहमत देख रहे हैं आप, मैदान अराफात देख रहे हैं, तो हर एक मुसलमान का दिल करता है कि यार हम भी उस जगह पर मौजूद हों। ये कॉमन एक फीलिंग है इंसान की। तो दिल में सोचता है कि यार आई विल परफॉर्म हज एज़ वेल, कि मैं भी करूँगा, चूँकि नीयत तो होनी चाहिए, और नीयत की अलग नेकी है। अगर आप नहीं भी करो तो नीयत में ही आपको नेकी मिल जाती है अच्छी खासी। तो नीयत इंसान कर लेता है, यार मैं भी करूँगा, जिहाद पे जाना है, जैसे जिहाद पे नहीं जा सकते, नीयत कर ले इंसान के काश मैं भी गज़ा वालों के साथ हूँ या इसराइल के ख़िलाफ़ मैं भी खड़ा हूँ। भले आप नहीं जा रहे हो, लेकिन और जो नीयत किए बिना मरा है वो मुनाफिक मरा, वो हाइपोक्राइट मरा, वो हिपोक्रेसी में मरा। जिसने नीयत भी नहीं की जिहाद में जाने की, वो हिपोक्राइट है। हाँ, जो नीयत कर लेगा भले वो ना जाए, उसको नेकी मिली, उसकी अजर मिल गई है। ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट में मैं नहीं आ रहा, वीडियो ब्लॉक हो सकती है मेरी। तो मैं बता रहा हूँ कि एक आपकी विश और आपकी डिज़ायर होती है, एक आपकी ख्वाहिश होती है। वो क्या ख्वाहिश हो सकती है कि मुस्तकबिल में कुछ आप ऐसा काम करेंगे, जैसे आई विल परफॉर्म हज, मैं हज करूँगा। ये कहलाते हैं अनअरेंज फ्यूचर। देखो कोई ना आपका वीज़ा बना, ना आपका पासपोर्ट बना, ना आपने पैसे जमा किए, ना आपने मनासे की हज सीखा है, कुछ भी नहीं किया हुआ। बस आपकी एक डिज़ायर है ना बेटा कि मुझे जाना है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया? फ्यूचर सिंपल। और अगर आपने सारी अरेंजमेंट कर ली है, बस इंतज़ार है आपको, जैसे तो हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। जैसे मिसाल के तौर पे अब नेक्स्ट ईयर आपको प्लान कर ले और आपको जाना ही जाना है हज पर, और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस इंतज़ार है अगले साल का। तो कहते हैं आई एम गोइंग टू परफॉर्म हज नेक्स्ट ईयर, मैं अगले हफ्ते में हज करने जा रहा हूँ, या आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे टू नाइट, आज रात मैं अपनी सालगिरह मना रहा हूँ से मुराद ये कि अरेंजमेंट हो चुकी है, बस यू आर वेटिंग फॉर द एग्जैक्ट टाइम। होता है ना भी ऐसा। तो देखो दोनों फ्यूचर बता रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहा। उर्दू में बोलते हैं ऐसे हम, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मतलब ये काम फिक्स है। क्लियर है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 1 2 3 और भी चीज़ें बताता है, लेकिन ये 3 तो पता होना चाहिए स्टूडेंट को, मिडिल ऑफ एक्शन, टेम्पोररी एक्शन, अरेंज फ्यूचर। क्लियर है? और इंग्लिश इससे आपकी अच्छी होगी, आप इन चीज़ों को सीखोगे तो, और आपको पता होगा कि कैसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। बस 10 जुमलों को रटने के बाद इंग्लिश बोलना थोड़ी ना ये सही रहता है, आप उसमें रीडिंग करें, आप उसको समझें चीज़ों को। अब आ जाते हैं इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेकंड एक यूज़ तो मैंने बता दिया, एक ऐसा काम जो माजी में हो रहा था, जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा था, अब यहाँ देखें आप कि शी वॉज कटिंग अनियन व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। अब ये NED के अंदर भी आता है और बाकी भी आ रहा होता है कि याद रखिए कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का क्लॉज आता है, ये तो बहुत मशहूर बात है। पास्ट के साथ, अच्छा पास्ट कंटिन्यूअस का ना बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस की जोड़ी जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनती है। देखो V2 लगा हुआ है यहाँ पर। पास्ट कंटिन्यूअस की जोड़ी या उसकी कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनती है, और वो क्या बताता है कि अगर कोई लॉन्गर एक्शन के बीच में कोई शॉर्टर एक्शन हो जाए, एक लंबा काम चल रहा हो और उस काम के बीच में कोई दूसरा एक काम अचानक से हो जाए, तो जो अचानक से होने वाला काम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया जाता है। शी वॉज कटिंग अनियन व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, उर्दू में बोले वो प्याज काट रही थी जब मेहमानों की आमद हुई। मतलब वो प्याज की कटिंग जो थी वो एक लंबा काम है, और मेहमान तो फ़ौरन से आ जाएंगे, जब मेहमान आए तो उस वक्त वो प्याज काट रही थी। या फिर व्हेन शी वॉज कटिंग अनियन शी कट हर फिंगर, कि जब वो प्याज काट रही थी तो उसकी उंगली कट गई प्याज काटते हुए। तो उंगली का कटना एक शॉर्टर एक्शन है और प्याज को काटना एक लॉन्गर एक्शन है। तो ये दो कॉम्बिनेशन इस तरह से बन सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को, और बहुत यूज़ किया जाता है इस कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन इसकी, बस ये कंटिन्यूअस समझ में आ गया सबको?
एग्जैक्ट सब चीज़ें एटलीस्ट बेटा इतना सबको याद होना चाहिए, कोई भी एंटी टेस्ट क्लियर करना हो आपको तो, इंग्लिश अगर उसमें आ रहा है तो। इसके बाद परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं। परफेक्ट टेंस बड़े पेचीदा है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स टेंस होता है, ये समझा जाना टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि ये यूज़ बहुत कम किया जाता है, बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंसेस मैंने आपको बताया भी था कल की क्लास में कि सिर्फ ओनली ब्रिटिशर्स, सिर्फ जो ब्रिटिश होते हैं ना बेटा वो परफेक्ट टेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकन ने एक ज़माना पहले इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया, इसकी कॉम्प्लेक्सिसिटी की वजह से, इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो उसको अब इस्तेमाल ही नहीं करते। अमेरिकन बोलते हैं कि भाई नहीं हमें ये नहीं यूज़ करना, इसकी जगह पर हम सिंपल टेंसेस यूज़ करेंगे, तो आज ऐसे ही करते हैं वो। कभी भी आप वो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म अमेरिकनों को लगाता हुआ आप नहीं देखोगे। आई हैव डन दिस नहीं, आई डिड इट। अभी 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 ये काम खत्म हुआ लेकिन बोलते आई डिड इट। वो ये बोलो ना आई हैव डन इट, लेकिन अंग्रेज़ कभी नहीं बोलेगा हैव, बोलेगा आई डिड इट अमेरिकन, ठीक है। तो वो कभी भी नहीं बोलते हैं हैव के साथ थर्ड फॉर्म, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगा देते हैं उठा के। जैसे आई वॉन दी, जैसे पाकिस्तान वॉन दी मैच, कभी नहीं बोलेगा पाकिस्तान हैज़ वॉन दी मैच, जबकि होना तो हैज़ वॉन दी मैच चाहिए। तो ये अगर आप कभी नोटिस करो, चूँकि पूरी दुनिया में आजकल जो यूज़ किया जा रहा है वो अमेरिकन यूज़ किया जा रहा है, चूँकि वो स्टैंडर्ड है। लेकिन चूँकि हमारा जो टेस्ट एंटी टेस्ट आ रहा होता है वो उसमें ब्रिटिश इंग्लिश आ रही होती है ख़ास तौर पर, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट। परफेक्ट के मतलब यहाँ पर एक कंप्लीट, मुकम्मल, एक ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा काम जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इसमें पैटर्न क्या होता है, परफेक्ट टेंस की निशानी क्या है बेटा। परफेक्ट टेंस वाहिद टेंस है जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। और बाकी किसी भी टेंस में V3 इस्तेमाल नहीं होता, सवाए परफेक्ट टेंसेस की। हेल्पिंग वर्ब सब में अलग अलग होता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सिंपल टेंसेस के अंदर जो स्टेट वर्ब था वो कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब बन जा रहा है। आप ऐसा फील करें, ऐसे ही हो रहा है। इसका स्टेट वर्ब कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब बन रहा है और उसके जो पॉजेसिव वर्ब है वो परफेक्ट का क्या बन जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब बन जा रहा है। सही है, हैज़ है, वहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ हेड था पॉजेसिव वर्ब, वहाँ देखो हेड हेल्पिंग वर्ब बन गया। या विल हैव था पॉजेसिव वर्ब, वहाँ देखो विल हैव क्या बन गया। एक पैटर्न दिख रहा है आपको, एक खूबसूरत सा पैटर्न टेंस के अंदर जो मौजूद होता है, जो देखने से समझ में आया। जब सारे एक साथ लिख दिया जाए तो अलग अलग करके पढ़ोगे तो ये पैटर्न मिस कर दोगे आप, अक्सर मिस कर देते हैं हम लोग। इस पैटर्न को समझें। तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये होता है हमारे पास परफेक्ट टेंस। अच्छा, इसमें से जो सिर्फ जो परफेक्ट टेंस हमारा होता है ना, वो हमारा किस में बनता है, सिंगल एक्शन में, सिंगल एक्शन में। बाकी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो हमारा जो है वो डबल एक्शन बनता है। और फ्यूचर परफेक्ट भी किस में बनता है बेटा, डबल एक्शन में बनता है, डबल एक्शन में बनता है, ठीक है। डबल एक्शन से हमारा 2 एक्शन होता है, वो भी बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में बात होगी उसके ऊपर, टाइम लगेगा उसमें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, अब मैं गलत एक बात बता रहा हूँ जो नॉर्मली हमारे यहाँ समझा जाता है। अच्छा, हैज़ हैव कहाँ यूज़ होता है, ये तो मैंने लिख दिया कि हैज़ हैव आई यू विद प्लूरल के साथ हैव, ही शीट सिंगुलर के साथ हैज़। यूज़ क्या है, एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट द इफेक्ट इज स्टिल प्रेजेंट। एक ऐसा काम जो माजी में ख़त्म हुआ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर जो काम अभी अभी हो गया, जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है और आप इसमें फंस जाओगे अगर आप ऐसा बोलोगे तो, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो मसला है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कन्फ्यूजन बनता है वो पास्ट सिंपल टेंस के साथ बनता है। सॉरी, ये रहा, पास्ट सिंपल टेंस के साथ बनता है। ये 2 टेंस बच्चे बहुत कन्फ्यूजिंग होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल। बड़े बड़े ग्रामेटिशियंस जो होते हैं, रेमंड मर्फी हैं, इस तरह से जॉन ईस्टवुड हैं, या फिर माइकल स्वैन हैं, ये जो और भी जितने बड़े ग्रामेटिशियन हैं दुनिया के, या रेन एंड मार्टिन हैं, नाम सुना होगा आपने। इन्होंने अलग से पूरा चैप्टर बनाया होता है उनके ऊपर अपने बुक में कि प्रेजेंट पास्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। कोई भी दुनिया की ग्रामर की अच्छी किताब उठाए, पूरा एक चैप्टर होगा उसके ऊपर, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग होता है ये दोनों टेंस, क्योंकि दोनों ही शो करता है पास्ट में होने वाले एक एक्शन के बारे में। एन एक्शन हैज़ कंप्लीटेड, ये भी बता रहे कि माजी में काम हुआ। अगर मैं कहता हूँ आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया, तो उसका मतलब माजी में मैंने पानी पिया। और अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव ड्रैंक वाटर, मैं पानी पी चुका हूँ, इसके मतलब माजी में मैंने पानी पिया। दोनों का मकसद यही हो रहा है कि पास्ट में एक एक्शन हुआ है परफॉर्म। तो फ़र्क क्या है सर, फिर तो पास्ट सिंपल ही यूज़ किया जाए। प्रेजेंट परफेक्ट बताते हैं कि ऐसा काम जो पास्ट में ख़त्म हो गया है लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी बाकी है, उसका इफ़ेक्ट अभी भी बाकी है। मिसाल के तौर पे, अब जैसे कि मैंने पानी पिया था थोड़ी देर पहले, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था वीडियो, तो मैं पानी पिया था उस वक्त। अच्छा, लेकिन अब मुझे प्यास लग रही, गर्मी बहुत है, ठीक है। और तो आई वॉज सेइंग कि मैंने पानी पिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अच्छा, मुझे प्यास दोबारा लग रही है,
तो मैं कहता हूँ आई ड्रैंक वाटर, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। चूँकि जो पानी पीने का असर था वो ख़त्म हो चुका है, पानी मैंने माजी में पिया और उसका असर भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा पानी पी लूँ, ठीक है, अब अगर मैं दोबारा पानी पी लूँ तो उसके बाद तो उसके बाद क्या होगा कि अब मुझे प्यास नहीं लग रही है, तो अब मैं कहता हूँ आई हैव ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका हूँ। चूँकि जो पास्ट में होने वाला एक्शन का इफेक्ट अब भी मौजूद है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत एक्शन के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इफेक्ट या असर जो है ना काम का, वो इंपॉर्टेंट है, असर जो है काम का, ठीक है। तो आई हैव ड्रंक वाटर जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब मुझे प्यास नहीं लग रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ सामने वाले को। और आई ड्रैंक वाटर जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पानी पीना, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं सामने वाले को देना चाह रहा हूँ। मैंने पानी पिया, इसका मतलब पानी पीने का काम इंपॉर्टेंट है, और मैं पानी पी चुका हूँ, इसका मतलब प्यास नहीं लग रही मुझे, ये बात इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही? तो प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा काम जो पास्ट में कभी हुआ उसका असर अब भी मौजूद है, ठीक है। वरना अगर पास्ट में होने वाले एक्शन की बात होती तो दोनों टेंस में कोई फ़र्क नहीं था, एक ही बात है। अब आप बोलो नहीं सर उसमें अलिफ छोटी है बड़ी आता है एंड में, इसमें चुका है चुकी है चुके है आता है, तो कोई तरीका नहीं है टेंस को पढ़ने का। मैंने पानी पिया और मैं पानी पी चुका हूँ, दोनों का सेंस एक ही है भाई, दोनों का मतलब एक ही है। तो सिर्फ उर्दू में अलग करने की वजह से हम बोले कि अलग टेंस हो गया, सही बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग अलग अलग एडवर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि जस्ट यूज़ करते हैं, ऑलरेडी ज़रूरी नहीं है, कभी कभार यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव जस्ट ड्रंक वाटर, मैंने अभी अभी पानी पिया है। यू हैव ऑलरेडी वॉन द मैच, तुम पहले ही मैच जीत चुके हो, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। वो मसला इसमें टाइम ऑफ एक्शन मेंशन नहीं करते। याद एक और बात मैं आपको बता दूं कि टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट मेंशन्ड। याद रखो बेटा, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम ऑफ एक्शन नहीं बताया जाएगा। कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मैं 2 बजे पानी पी चुका हूँ, बहुत गलत है, उर्दू में भी गलत है ये। मैंने 2 बजे पानी पिया, ये होता है आई ड्रैंक वाटर एट 2 o'clock। बट ये बोलना है कि आई हैव ड्रंक वाटर एट 2 o'clock, ये गलत है। क्योंकि एक्शन इंपॉर्टेंट है नहीं तो उसका टाइम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इफेक्ट इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त है। दोबारा से बताता हूँ इस रूल को। देखो बेटा, पास्ट में काम हुआ, एक्शन हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट जब यूज़ करेंगे ना तो आप वहाँ टाइम ऑफ एक्शन बता सकते हैं कि काम कब हुआ। जैसे मैंने यहाँ लिखा ही प्लेड क्रिकेट ऑन संडे, कि इतवार के दिन उसने क्रिकेट खेला, इतवार के दिन। तो ये देखो संडे टाइम ऑफ एक्शन मेंशन हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि आई हैव प्लेड क्रिकेट ऑन संडे, कि मैं इतवार के दिन क्रिकेट खेल चुका हूँ, ये गलत जुमला हो गया। अगर आपको टाइम ऑफ एक्शन मेंशन करना है तो यू हैव टू यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें टाइम कभी भी मेंशन नहीं होगा, ना इतवार, ना पीर, ना कोई एयर, ना कोई क्लॉक टाइम 2 बजे 4 बजे, कुछ मेंशन नहीं होगा, सही है। हाँ, जस्ट ऑलरेडी ये मेंशन कर सकते हैं, अभी अभी या पहले ही, इस तरह के वर्ड लग जाते हैं, लेकिन टाइम नहीं लगेगा एडवर्ब्स के तौर पे। बात समझ में आ गई? इसके बाद आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस जो डबल एक्शन है। पास्ट परफेक्ट टेंस, अच्छा अब यहाँ पर भी मसला है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तीनों को जब हम उर्दू में समझाते हैं ना तो तीनों का मतलब सेम निकलता है। देखो, मैं पानी पी चुका हूँ, मैंने पानी पिया, मैं पानी पी चुका था। कहने को तो सर ठीक है, मैं पानी पी चुका हूँ आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने पानी पिया, अलिफ आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट है। मैं पानी पी चुका था आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट है। बट सेंस एक ही है तीनों जुमले का, तीनों का मतलब माजी में मैंने कभी पानी पिया है, ऐसा ही है ना भाई। मैं पानी पी चुका हूँ, मैंने पानी पिया, मैं पानी पी चुका था, इसका मतलब पास्ट में कभी पानी पिया मैंने, तो अलग अलग 3 टेंस क्यों, बात तो एक ही है। समझ में आ रही है बात? तो ये वो गलत, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें डिफरेंस क्या है, इफेक्ट का फ़र्क है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस क्या चीज़ होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी सिंगल एक्शन नहीं बनता, यह हमेशा डबल एक्शन बनता है। डबल एक्शन मतलब 2 टेंस एक साथ यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर, डबल एक्शन। इसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। इसका यूज़ क्या है, एन एक्शन इन द पास्ट विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। मतलब ये माजी के किसी ऐसे काम को शो करता है जो माजी के किसी दूसरे काम से पहले ख़त्म हो चुका था। पास्ट में 2 काम हुए होंगे, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में।
पास्ट परफेक्ट अर्लियर एक्शन के लिए, पास्ट सिंपल लेटर एक्शन के लिए। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये होता है पास्ट परफेक्ट। अब 2 एक्शन है, डॉक्टर का आना, मरीज का मरना। पहले मरीज मरा, फिर डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। या फिर हमारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग बिफोर वी रीच्ड द स्कूल। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। समझ रहे हो बात मेरी? तो ये इस तरह से होता है पास्ट परफेक्ट टेंस डबल एक्शन। ऐसा होने से पहले ऐसा हो चुका था, तो जो ऐसा हो चुका था बोलेंगे ना वो पास्ट परफेक्ट में, और ऐसा होने से पहले ये पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बनता है, कभी भी डायरेक्ट नहीं बोल सकते। जैसे मैं पानी पी चुका था, आई हैड ड्रंक वाटर, ये कोई टेंस ही नहीं है, कोई जुमला ही नहीं है इंग्लिश में। आई हैड ड्रंक वाटर है, कोई जुमला ही नहीं है। आई हैड ड्रंक वाटर लगेगा किसी दूसरे टेंस के साथ जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा। आई हैड ड्रंक वाटर बिफोर आई एट लंच, दिन का खाना खाने से पहले मैं पानी पी चुका था, अब ये सही है। लेकिन डायरेक्ट बोल देना मैं पानी पी चुका था, ये कोई जुमला ही नहीं है। क्लियर है बात? इसको कहते हैं डबल एक्शन, हमेशा 2 एक्शन में बनेगा, कभी भी सिंगल एक्शन आप इसको नहीं देखोगे। कोई मसला? बात समझ में आ गई? इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट के साथ यही मामला है, डबल एक्शन होगा, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, नेगेटिव बनाने तो विल नॉट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, ये सेम चीज़ उठाकर फ्यूचर में लगा लो, सेम टिप उठाओ और फ्यूचर में जाकर लगा लो कि मुस्तकबिल में 2 काम होंगे, जो काम पहले होगा वो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा वो प्रेजेंट सिंपल में। चूँकि फ्यूचर के साथ हमेशा जो क्लॉज आता है वो प्रेजेंट का आता है, पास्ट के साथ तो पास्ट का आता है, लेकिन फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का क्लॉज आता है। फ्यूचर के साथ कभी भी फ्यूचर का क्लॉज नहीं आता। समझ में आ रही बात? प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट आ सकता है, पास्ट के साथ पास्ट आ सकता है, बट फ्यूचर के साथ कभी ज़िंदगी में फ्यूचर नहीं आता। फ्यूचर के साथ दोस्ती हमेशा प्रेजेंट की रहती है कॉम्बिनेशन के अंदर, जब हम सेंटेंस कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर के साथ प्रेजेंट सिंपल का क्लॉज आएगा फ्यूचर, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करेंगे जो काम पहले हुआ, और प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे जो काम बाद में हुआ। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, ये दोनों काम मुस्तकबिल का है। मरीज़ भी बाद में रहेगा, डॉक्टर भी बाद में आएगा, लेकिन पहले मरीज़ मरेगा फिर डॉक्टर आएगा। ऐसे ही है ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका हुआ, क्या मतलब है? यही मतलब है, और क्या? तो द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, आया है, प्रेजेंट सिंपल ही है, डबल एक्शन आ गया। ये कभी भी सिंगल एक्शन नहीं बनेगा। ये जैसे मैं खाना खा चुका हूँगा, भैया तो मैं खाना खाऊंगा हो गया, और क्या हो गया ये? अगर मैं बोलता हूँ आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, अब तुम बोले नहीं सर मैं खाना खा चुका हूँ, आई विल हैव ईटन फूड, तो ये तो बात एक ही है। अगर मैं खाना खाऊंगा तो इसका ये मतलब नहीं हुआ मैं खाना खा चुका हूँ, इसका सेम यही मतलब हो गया। ठीक है, या मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जा चुका हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मार चुका हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? बात तो वही है ना भाई, तो मारूंगा तो मार चुका भी तो हूँगा। मतलब उर्दू में थोड़ी ना खेलना है हमें कि हूँगा आ गया तो फिर सिर्फ चुका हूँ आ गया, तो ये सब कुछ नहीं है। हर जगह फंसोगे आप उर्दू जब यूज़ करोगे। 9-10 में तो इसलिए सिखाते हैं कि उतना पढ़ने की उनके मेंटालिटी या कैपेबिलिटी नहीं होती 9-10 के बच्चों की उतना। अब आप लोगों की कैपेबिलिटी है तो आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से याद रखें, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़। अब अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिंगल सेंस भी दे सकता है, बट एक केस में सिर्फ, अगर उसमें हम लोग बाय यूज़ कर लें, और इस बाय का मतलब क्या हो जाएगा? तक। जैसे आई विल हैव फिनिश्ड माई टास्क बाय संडे। अच्छा, बाय जब लग जाता है ना, तो बाय के साथ टाइम अगर आ जाए तो ये हमारा बन सकता है सिंगल एक्शन भी। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय संडे, कि मैं इतवार तक अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। तो बोलते हैं ना इस वक्त तक के काम हो चुका होगा, तो फिर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ करते हैं इस तरह, बाय लगा होता है। तो ये भी अक्सर आता है हमारे स्पॉटिंग एरर में, सेंटेंस कंप्लीशन में, कि विल हैव जब आ जाएगा तो उसके साथ बाय लगा होगा एंड में, तो अगर सिंगल एक्शन बन रहा होगा तो ये सिंगल एक्शन बन सकता है, रेयर केस है, एक्सेप्शनल केस है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो सबसे ज़्यादा मुश्किल टेंस यही होता है परफेक्ट। इसकी तीनों टेंस को समझना होता है, सब में कुछ ना कुछ है। इसी वजह से अमेरिकन टेंस को मैंने बताया कि ख़त्म कर दिया। अमेरिकन नेवर यूज़ परफेक्ट टेंसेस, वो कभी यूज़ नहीं करते। ठीक है, बट हमें इसलिए पढ़ना है कि हमारे टेस्ट में आते हैं, हमारे एग्जाम्स में आते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी इट। लास्ट इसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस बेटा हमारे पास, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हमारे पास 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या होता है? कुछ चीज़ें जो सेम है तीनों में, वो देख लो। सबसे पहला, सिंस और फॉर सब में लगता है, इन सब में सिंस फॉर लग रहा होता है एंड में, फॉर्मूले में। और इन सब के फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट का फॉर्मूला होता है
सिर्फ क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग बीन का इजाफा कर देते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपकी कंटिन्यूस टेंसेस में भी लगती है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर भी तमाम आपके वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी या वर्ब की एनजी फॉर्म लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, परफेक्ट के साथ बीन का इजाफा कर देंगे। देखो सब में ऐसा ही है, यहाँ हैज़ बीन, हैव बीन, यहाँ हैड बीन और यहाँ विल हैव बीन, ठीक है। वैसे शेल भी बहुत बच्चे कहते हैं, बट वो शेल जो है फिर वो क्या ब्रिटिश यूज़ करते हैं, अमेरिकन सिर्फ विल यूज़ करते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पर शेल भी यूज़ कर सकता था, जैसे यहाँ जहाँ जहाँ विल लिखा है ना, विल हैव के बजाय शेल हैव भी हो सकता है, बट अमेरिकन जो है वो यूज़ नहीं करते हैं शेल को, वो ओनली विल यूज़ करते हैं। ब्रिटिश जो है वो आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको शेल यूज़ करना है तो सिर्फ आई और वी के साथ करो, आई शेल वी शेल, किसी और के साथ नहीं करते। लेकिन आजकल स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता चूँकि अब आउटडेटेड हो गया है शेल का इस्तेमाल। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की जब बात करते हैं बेटा, अच्छा जब मैं ये कहता हूँ आउटडेटेड हो गया, सो मुराद ये कि अमेरिकन यूज़ नहीं कर रहे हैं इसको। देखो जिस चीज़ को अमेरिकन यूज़ नहीं करते, कल भी मैं बता रहा था कि वो चीज़ ऑब्सलीट हो जाती है। जैसे इंग्लिश दो है, ब्रिटिश की इंग्लिश भी है और अमेरिकन भी है, ब्रिटिश भी है और अमेरिकन भी है। और इंग्लिश को ईजाद करने वाले कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिश ने यूके ने ही इंग्लिश को स्टार्ट किया था, इंग्लिश की शुरुआत वहीं से हुई थी। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ो, अमेरिकन ने तो बहुत बाद में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया, लगभग 800-900 साल के बाद अमेरिकन के पास इंग्लिश आई, ताकि जब पहले इंग्लैंड में उसकी 800 साल के बाद अमेरिका में आई। लेकिन अमेरिकन सुपर पावर बन गया आगे जाकर, और तो सुपर पावर बनने की वजह से उनकी जो डायलेक्ट थी, उनका जो लहजा था इंग्लिश का, उन्होंने उसको क्या किया, इंटरनेशनल बना दिया। अब पूरी दुनिया में जो भी मोबाइल फ़ोन आप खरीदोगे उसमें यूएस इंग्लिश सिलेक्टेड होता है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हर जगह इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश। गूगल खोलोगे तो अमेरिकन इंग्लिश उसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उसमें अमेरिकन इंग्लिश ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करोगे आप तो उसमें जो डिक्शनरी सेलेक्ट होती है इंग्लिश यूएस ऑलरेडी सिलेक्टेड होती है। आप यूके कर सकते हो उसको जाकर, बट चेंज करना पड़ेगा। कंपनी फिटेड जो आ रहा है वो अमेरिकन इंग्लिश में आ रहा है। बाकी चेंज तो आप दुनिया के हज़ार ज़बान में कर सकते हो आज ऐप्स को, लेकिन जो कंपनी फिटेड है वो अमेरिकन इंग्लिश है। आपको भी चेक करना है अपने मोबाइल में, तो वो स्टैंडर्ड है। इसलिए जो अमेरिकन की इंग्लिश है उसी को माना जा रहा है कि वो लेटेस्ट इंग्लिश है। और जो ब्रिटिश की इंग्लिश है, जो ब्रिटिश के जो रूल्स हैं, उनको अब कहा जाता है कि वो आउटडेटेड हो गए। आउटडेटेड से मुराद कि वो पुराने हो गए, अब वो ख़त्म हो गए। तो ख़त्म नहीं हुए हैं, ब्रिटिश आज भी वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक लोकेलिटी में यूज़ हो रहा है, इंग्लैंड के अंदर यूज़ हो रहा है बस। बाकी पूरी दुनिया में अमेरिकन इंग्लिश यूज़ हो रही है। इसलिए शेल बोलते हुए आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आई शेल वी शेल। लेकिन जब आप लंदन की सड़कों में घूमेंगे, इंग्लैंड जाएंगे, तो वहाँ हर कोई बोल रहा होगा आई शेल गो यू एंड वी शेल गो, क्योंकि वो तो इंग्लैंड ब्रिटिश है ना, वो तो अपने ज़माने इस्तेमाल कर रहे हैं हज़ारों सालों से, लेकिन पूरी दुनिया ने ख़त्म कर दिया उसको, ब्रिटिश की लैंग्वेज को। तो ये नहीं कह सकते हैं कि अब, इसलिए हम कहते हैं ऑब्सलीट हो गया है, अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये नहीं दुनिया में कोई इस्तेमाल नहीं कराएंगे, ब्रिटिश तो हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे क्योंकि उनकी ज़बान है वो। जैसे उर्दू ज़बान है हमारे पास, अब एक उर्दू ज़बान है ना भाई, अब उर्दू ज़बान अलग अलग डायलेक्ट में बोली जाती है, अलग अलग लहजे इसके हैं। अब बिहार के सूबे में आप जाओगे तो बिहार में बिहारी डायलेक्ट में उर्दू ज़बान बोली जाती है, इंडिया के सूबे बिहार में। लेकिन जब वो बहुत सारे बिहार के लोग पाकिस्तान आ गए, कराची शहर में बस गए, औरंगी टाउन में, डिफरेंट टाउन्स में, जब वो बसे आकर, तो उनकी जो डायलेक्ट थी, बिहार की डायलेक्ट, वो आहिस्ते आहिस्ते चेंज हो गई और एक नॉर्मल एक लखनवी डायलेक्ट और बहुत सारी चीज़ें एक सिंपल सी डायलेक्ट में जाकर कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही हो गया ना, क्योंकि हमने शिफ्ट किया था। इसी तरह वही ब्रिटिशर्स जब वो अमेरिका जाकर शिफ्ट हो गए और तो वहाँ रहते रहते उनकी इंग्लिश चेंज हो गई और अमेरिकन इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। इस तरह जो बिहारीज़ हैं उनकी उर्दू कन्वर्ट हो गई, सिंपल। लेकिन अगर आज भी आप बिहार जाओगे तो वो बिहारी में बात करते हैं, उनकी अपनी डायलेक्ट है। उनके यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते हैं टीचर्स, वो बिहारी में बोलते हैं, क्योंकि उनकी डायलेक्ट है, वो तो उसकी शनाख्त है, वो उसको मिटा नहीं सकते। जैसे ब्रिटिश, दुनिया भर में अमेरिकन इंग्लिश बोल दी जाएगी, लेकिन जो ब्रिटिश है वो कभी भी अपनी ज़बान नहीं छोड़ेगा, भले पूरी दुनिया अमेरिकन इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। इसलिए बिहार वाले कभी बिहारी नहीं छोड़ेंगे, भले औरंगी टाउन वाले छोड़ दें, ये रूल है, ठीक है। क्योंकि हमने शिफ्ट कर लिया, माइग्रेशन कर लिया, बट वो तो वहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी कि लैंग्वेज की शिफ्टिंग किस तरह से होती है, अलग अलग तरीके। वैसे ही बता रहा था नॉलेज के लिए, आपको अक्सर लोगों को पता नहीं होती है बात ये, ओके। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की बात जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, सिंस और फॉर मेंशन होता है और इसमें बीन लगा होता है। परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगाते हैं, इसमें हैज़ बीन, हैव बीन, इसमें हैड बीन और इसमें विल हैव बीन। बाकी ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, फॉर और टाइम आ रहा है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब सिंस और फॉर कब लगाते हैं, सबसे मेन चीज़ ये है जो आपके एंटी टेस्ट में पूछा जाता है, सिंस कब लगाते हैं, फॉर कब लगाते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बताया क्योंकि आप एप्टीट्यूड के स्टूडेंट हो, बस 2 लाइन में बताया। सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर जुमले को देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कोई काम कितनी देर से हो रहा है
उसकी ड्यूरेशन क्या है, तो फिर हम फॉर लगाते हैं। और अगर आपको ये पता चल रहा है कि काम किस पॉइंट से शुरू हुआ लेकिन ड्यूरेशन का अंदाज़ा नहीं हो रहा, पीरियड का अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो फिर सिंस लगाते हैं। और अच्छा, ये जो ड्यूरेशन का अंदाज़ा आपको जुमला देखकर होना चाहिए, घड़ी देखकर या कैलेंडर देखकर नहीं, इसको याद रखिएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फॉर लगेगा, वो घड़ी देखते हैं, बोलते हैं सर इतना टाइम हो गया है, तो इतने बजे इतने देर से आप पढ़ा रहे, तो भाई घड़ी देखे बिना जुमला तो नहीं बता रहे ना ड्यूरेशन, वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे कि कब से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ फॉर लगेगा, पीरियड ऑफ सॉरी सिंस लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये जुमला आ जाए मैं तुम्हें 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो फॉर लग जाएगा। मैं तुम्हें 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ, फॉर लगेगा। मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सिंस लग जाएगा, बिल्कुल सही बात है। या मैं तुम्हें जनवरी से पढ़ा रहा हूँ ये तो फंस जाते, सिंस लगेगा, फॉर कैसे लगेगा? कैलेंडर देखना ही नहीं है, कैलेंडर भूल गए आप, मेमोरी फ्लैश हो गई आपकी, आप समझ, कैलेंडर है ही नहीं, तो अब कहाँ से, अब क्या पता, जुमला तो नहीं बता रहा ना। हाँ, अगर ये लिखा मैं तुम्हें 10 महीनों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब लगेगा फॉर। मैं तुम्हें 6 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब लगेगा फॉर। मैं तुम्हें 2022 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सेंस। बात समझ में आ गई? तो ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के। तो याद करने की जरूरत नहीं है बैठ के याद किए जा रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है? कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सेंस और पीरियड ऑफ टाइम, सब कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेक्शन को शो करते हैं, एक ऐसा काम जो पास्ट में किसी खास वक्त से स्टार्ट हुआ और अब तक जारी है। जैसे मैं तुम्हें 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 1 आवर। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा हूँ। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, तुम 3 घंटे से पढ़ रहे हो। सही है? ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? एक ऐसा काम जो पास्ट में किसी खास टाइम से शुरू हुआ और पास्ट में ही जारी था, पास्ट में ही कंटिन्यू था, पास्ट कंटिन्यूअस। एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट फ्रॉम अ गिवन टाइम एंड कंटिन्यूड इन द पास्ट। पास्ट में शुरू हुआ था फिक्स टाइम से और पास्ट में कंटिन्यू था। ही हैड बीन फाइटिंग विथ मी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से मुझसे लड़ाई कर रहा था, वो 2 घंटे से मुझसे लड़ रहा था। माजी में कोई काम 2 घंटे से हो रहा था लेकिन अब वो काम खत्म हो चुका है। ठीक है? ऐसा काम जो पास्ट में किसी खास टाइम से हो रहा था। अच्छा, बिना सिंस और फॉर के भी बन सकता है ये तीनों टेंस। लेकिन किस सेंस में बनेगा बेटा? जब हमारा टेंस होगा इंटेरोगेटिव। जब हम ड्यूरेशन पूछते हैं किसी काम का, हम लगाते हैं फिर हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब कब से, कितनी देर से। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी, तुम कब से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिस्निंग टू मी, कब से तुम मुझे सुन रहे थे। तो जब हाउ लॉन्ग जब लगाते हैं ना, तो फिर हम टेंस यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस और फॉर नहीं आ रहा, देखो आप, लेकिन है टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये एक एक्सेप्शनल केस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये बिना सिंस फॉर के भी बनाया जा सकता है। अगर आप सवाल कर रहे हैं कि काम कब से हो रहा है, तुम कब से मेरा लेक्चर सुन रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिसनिंग टू माई लेक्चर, ऐसे ही बोलते हैं ना इंग्लिश में। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? कि फ्यूचर में कोई काम किसी खास टाइम से शुरू होकर फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। इसमें क्या होगा? विल हैव बीन के साथ वर्ब की 4th फॉर्म लगेगी, क्योंकि विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ बीन लगा देंगे, तो विल हैव बीन के साथ 4th फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। एक ऐसा एक्शन जो माजी में किसी खास वक्त से शुरू होगा और माजी ही में ही कंटिन्यू होगा। जैसे ईरान विल हैव बीन बॉम्बिंग टेल एविव फॉर 6 आवर्स, कि ईरान 6 घंटे से, टेल एविव, तल अवीव जिसको हम कहते हैं, इसराइल का कैपिटल है, कि ईरान 6 घंटों से इसराइल के दारुल खिलाफा तेल अवीव पर बमबारी कर रहा होगा। तो एक ऐसा काम जो मुस्तकबिल में 6 घंटे से हो रहा होगा फ्यूचर में, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बेटा देखो, अब इसको अगर हम नॉर्मली अगर हम इसको रिवाइज़ करते हैं इन 12 टेंसेस को, तो बड़ा सिंपल है ये। अब इसकी गिरदान करनी होती है बार बार, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें इसकी। एक बार से सुनने से नहीं हो जाएगा कि मुझे सुन लिया और टेंस आ गया। मल्टीपल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। अच्छा, मुझे क्यों इतने तेज़ी से बता रहा हूँ? मेरी प्रैक्टिस है। अब मैं तो बीच से कभी भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपके लिए करना ऐसा मुश्किल हो सकता है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप गिरदान करें किस तरह से। कोई भी एक जुमला उठा लें, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट से उठा लें, 12 टेंस एक साथ पढ़ लें। आई प्ले क्रिकेट, या आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड बीन, सॉरी, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट,
आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, आई विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सारे अलग अलग सेंटेंस। अगर मैं कहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, रिपीटेड एक्शन है। अगर मैं कहता हूँ मैंने खाना खाया, तो आई एट फूड, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं खाना खाऊंगा, फ्यूचर का टेंस है, आई विल ईट फूड। अगर मैं कहता हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ, प्रेजेंट एक्शन है, काम अभी हो रहा है, तो आई एम ईटिंग फूड। अगर मैं कहता हूँ मैं खाना खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा था, पास्ट में एक एक्शन कंटिन्यू था। अगर मैं कहता हूँ मैं खाना खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग फूड। अगर मैं कहता हूँ मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। पानी पीने से पहले मैं खाना खा चुका था, ये होगा पास्ट परफेक्ट। आई हैड ईटन फूड बिफोर आई ड्रैंक वाटर। पानी पीने से पहले मैं खाना खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन फूड बिफोर आई ड्रिंक वाटर, फ्यूचर परफेक्ट। मैं आधे घंटे से खाना खा रहा हूँगा, या मैं 20 मिनट से खाना खा रहा हूँगा, मैं 20 मिनट से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 20 मिनट्स। मैं 20 मिनट से खाना खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 20 मिनट्स। मैं 20 मिनट से खाना खा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। तो ये कहीं से भी इस तरह से आपको एक सेंटेंस लेकर इसकी गिरदान बना सकते हैं। गिरदान से मुराद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जहन में चीज़ें रहती है लंबे अरसे तक। और एनटी टेस्ट में जब आप बैठते हैं ना, तो टेंस के एटलीस्ट पोर्शन आपको मसला नहीं करेगा, और टेंस का पोर्शन मसला करेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जुमले में। आप ना स्पॉट कर पाओगे एरर को, ना आप सेंटेंस कंप्लीशन कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। रट्टा मारोगे, आ गया एनईडी, अब हर टेस्ट एनईडी की तरह तो है नहीं कि याद करने से आ जाएगा। आप एमडी कैट में तो फंस जाओगे। बात समझ में आ गई? समझ क्लियर है सबको?